नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है पाठ्यक्रम के परे भाषा को लेकर। और पाठ्यक्रम के परे भाषा के अंतर्गत हमारी जो इकाई द्वितीय है, जो कि भाषा विकास को लेकर है। और द्वितीय इकाई के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वह प्रकरण है भाषा द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास, कि भाषा बालक के सर्वांगीण विकास में किस प्रकार से सहायक है। तो इसको लेकर हम आज के इस वीडियो प्रकरण में अध्ययन करेंगे। और साथ में आज का जो हमारा मुख्य शिक्षण बिंदु है वह है बालक के संपूर्ण विकास में भाषाई सहायक पक्ष। बालक के सर्वांगीण या संपूर्ण विकास में भाषा किस प्रकार से या किस तरह से अपने उसके सर्वांगीण विकास में एक सहायक की भूमिका का निर्वाह करती है। तो इसको लेकर हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। साथियों, इस प्रकरण से जुड़े हुए पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने 6 बिंदुओं पर हमने अध्ययन किया था कि ऐसे कौन कौन से सहायक पक्ष हैं जो बालक के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो साथियों, अब हम बढ़ रहे हैं हमारे 7वें महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। तो आइए साथियों, हम पढ़ते हैं बिंदु नंबर 7 को। बिंदु नंबर 7 है ज्ञान वृद्धि में सहायक। साथियों, भाषा जो है वो ज्ञान वृद्धि में सहायक होती है। किस प्रकार से सहायक होती है कि भाषा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता एवं अपने गौरवपूर्ण प्राचीन इतिहास की रक्षा करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं एवं उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। तो जब तक हम शिक्षा इन सब के लिए इसके लिए हमें उनको लिखित रूप में संजोए रखना होगा। और उसके लिए हमें साहित्य की आवश्यकता पड़ती है। और साहित्य का ज्ञान हमें तभी होगा जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, जब भाषा पर हमारा पूर्ण अधिकार होगा। तो उसके लिए भाषा मतलब ज्ञान वृद्धि के लिए भाषा एक सहायक और एक सर्वप्रमुख साधन है। उसके बाद में अगला जो बिंदु है स्वाध्याय के विकास में सहायक। साथियों, भाषा जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्वाध्याय प्राप्त करने के लिए, किसी भी विषय का स्वयं अध्ययन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे कठिन विषय वस्तु को भी उसकी मातृभाषा में समझा दी जाए या उसमें मातृभाषा में उसे उस विषय वस्तु को दिया जाए, तो वह उसके लिए एक स्वाध्याय का विषय बन जाता है, एक रुचिपूर्ण विषय बन जाता है। स्वाध्याय एक रुचि पर आधारित विषय है, लेकिन भाषा पर हमारा अधिकार है, भाषा हमें अच्छी लगती है, तो उस मातृभाषा के माध्यम से व्यक्ति में स्वाध्याय की रुचि जागृत होती है। अगला जो बिंदु है साथियों, कल्पना शक्ति का विकास एवं परिमार्जन। साथियों, कल्पना शक्ति का विकास और परिमार्जन को लेकर यहाँ बात चल रही है। तो कल्पना शक्ति भाषा एक ऐसा साधन कह सकते हैं हम, एक ऐसा अलौकिक एक प्रभाव कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की भाषा पर उसका पूर्ण अधिकार है तो वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से, अपना कल्पना सौंदर्य के माध्यम से समाज में उच्च कोटि के साहित्य का सृजन कर सकता है। तो उच्च कोटि के साहित्य के सृजन के लिए उसे एक अलौकिक कल्पना शक्ति या मतलब ये अपार कल्पना शक्ति की आवश्यकता होगी। जैसे कि हमारे संस्कृत के महाकवि कालिदास हैं, जिन्होंने मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से एक महाकाव्य की रचना की है, जिसमें उनकी अपार कल्पना शक्ति के सौंदर्य को उन्होंने वहाँ पर उपस्थित करने का प्रयास किया है। और महाकवि कालिदास को पाश्चात्य विद्वान भी उन्हें पढ़ते हैं और उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तो कल्पना शक्ति का इतना संहार किसी अन्य कवि में भी देखने को इतना नहीं मिलता जितना कि कालिदास में है। ठीक उसी प्रकार से हमारे महाकवि हिंदी साहित्य के तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से कई राम पर आधारित पौराणिक कथाएं एवं उनकी शक्तियों का वर्णन किया है, कई काव्य की रचना की हैं।
इसी प्रकार एक कल्पना शक्ति के सहायता से सूरदास ने, जो कि जन्मांध थे, उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से एक मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है कि एक बालक की चेष्टाएं किस प्रकार से होती हैं। तो बहुत ही मनोरम और मनोहारी वर्णन उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का किया है। तो कहने का मतलब व्यक्ति की कल्पना शक्ति इतनी प्रबल भाषा के माध्यम से ही हो पाती है। तो भाषा के माध्यम से हम यहाँ पर कल्पना शक्ति का विकास एवं परिमार्जन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास। चिंतन साथियों, इस बात में मैं कहना चाहूँगा कि मनुष्य जो एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा चिंतनशील रहता है। हर किसी विषय के बारे में, समाज के बारे में, किसी विचार के बारे में, या फिर किसी विषय को लेकर या किसी ऐसे तथ्य को लेकर हमेशा सोचता है, विचारता है एवं चिंतनशील रहता है। तो उस चिंतन शक्ति का जो प्रश्रय होता है वो आश्रय कहाँ मिलेगा? चिंतन शक्ति का विकास उसकी मस्तिष्क से, उसके अपने अंतर्मन से तथा उसकी बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर होगा। तो तर्क शक्ति का प्रश्रय व्यक्ति में कैसे होगा? यदि व्यक्ति सोचता रहेगा लेकिन उसके पास भाषाई विकास प्रबल नहीं होगा तो वो चिंतन किस प्रकार से कर पाएगा? उस चिंतन शक्ति को वर्णित या उसकी व्याख्या अपने शब्दों में किस प्रकार से कर पाएगा, या अन्य विद्वानों की द्वारा की गई इस व्याख्या को जब वो बिना भाषा के अधिकार के किस प्रकार से समझ पाएगा और समझकर अपने शब्दों में उसका उत्तर किस प्रकार से अपने विचारों को संप्रेषित कर पाएगा। तो निष्कर्ष रूप में, और वो किस रूप में इन सभी तथ्यों को, जो विश्लेषित तथ्यों को किस प्रकार से मतलब संश्लेषित कर पाएगा और उनसे किस प्रकार के एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा। क्योंकि जब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा वो किसी भी तर्क शक्ति में अपने आप को नहीं डाल सकता। किसी एक प्रमाणिक तर्क देने में हमेशा प्रमाणिक तर्क देने में हमेशा वो अपने आप को एक हीन महसूस करेगा। तो भाषा शक्ति का विकास ऐसा है जो तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति दोनों का विकास हमारे अंदर करता है। साथियों, उसके बाद है व्यवहार कुशलता। साथियों, व्यवहार कुशलता में तो भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय निभाती है, महत्वपूर्ण विषय है। जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होगा वह समाज में उच्च पद का एवं प्रतिष्ठा का पात्र होगा, या फिर हमें अपने रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में, या फिर हम जिस कार्य व्यवसाय में हमें अच्छे व्यवहार और भाषा कुशलता का परिचय भाषा के माध्यम से ही मिलता है। हम अच्छी भाषा का उपयोग करते हैं तो हमें हर जगह एक सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यदि एक दुकानदार अपने ग्राहकों के साथ में मधुर और मीठे व्यवहार का प्रयोग नहीं करता है, मीठे शब्दों का, मधुर वाणी का उपयोग नहीं करता है, कर्कश एवं क्रोध से भरी हुई वाणी का प्रयोग करता है, तो उससे कोई भी ग्राहक पसंद नहीं करेगा, ना उससे किसी प्रकार का दैनिक व्यवहार करना पसंद करेंगे। जबकि जो व्यापारी मीठे और एवं मधुर व्यवहार करता है उसे सभी उसके जो ग्राहक उसे पसंद करेंगे और उससे अपने व्यापार करना उसके साथ में, या उससे अपने दैनिक जीवन से जुड़ी वस्तुओं को खरीदना पसंद करेंगे। तो वाणी का और मतलब भाषा का इतना अच्छा अधिकार है कि हमारे जीवन में व्यवहार कुशलता भाषा के माध्यम से ही बनती है। बालकों की चरित्र निर्माण में सहायक। साथियों, भाषा जो है ये बालकों की चरित्र निर्माण में भी सहायक होती है। और जिस प्रकार भाषा के माध्यम से उच्च कोटि के साहित्य को पढ़कर उसमें वर्णित उच्च चारित्रिक पात्रों के द्वारा, या हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं, रामचरितमानस में राम का चित्र इतना उज्जवल और मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह दिखाया गया है, सीता को एक आदर्श नारी एवं पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो कहीं ना कहीं बालक उस भाषा को पढ़कर, उस भाषा साहित्य को पढ़कर अपने अंतर उच्च चारित्रिक गुणों को विकास कर सकता है, एवं अच्छे साहित्य को पढ़कर व्यक्ति अपने अंदर उच्च साहित्यिक गुणों के द्वारा एक अच्छे मतलब वातावरण की ओर, अच्छे मतलब ज्ञान की ओर बढ़ सकता है। लेकिन उसका भाषा पे अधिकार नहीं है तो वो सही गलत में कभी पहचान नहीं कर सकता, और उच्च चारित्रिक गुणों से हमेशा एक दूर होने का प्रयास करेगा। तो साथियों, आज के वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।